कवितानुसार सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 6 में प्रमुख परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसका कुछ अंश बता रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझिए कि कविता अनुसार कोई भी मानव किससे वंचित नहीं रहना चाहिए। भोजन से, शिक्षा से, कपड़ों से, मकान से, शिक्षा से। दूसरा, वायु प्रदूषण का नाश करते हैं। वायु प्रदूषण का नाश कौन करते हैं? ये आपको ऑप्शन देखिए। लघु उद्योग नहीं है आंसर ये। मनुष्य, टीवी नहीं है आंसर। अब गाँव में देखिए हरे पेड़। चौथा, जीव जंतु, ये भी नहीं है। हरे पेड़ पौधे ही वायु प्रदूषण का नाश करते हैं। अब है तीसरा, अन्ना जी कौन थे? डॉक्टर। पुलिसमैन। पुलिसमैन भी नहीं थे, न डॉक्टर थे। फौजी, फौजी भी नहीं थे। टिकट जांच करता। सही है। अब आप समझ सकते हैं कि परीक्षा में कैसे आपको टैली करना है, उसका आपका स्वरूप दे रहे हैं। आप कंफर्म होकर याद रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। किसान ने अपने बेटे को किसके यहाँ नौकरी करने के भेजा? लेखक के यहाँ गलत, डॉक्टर के यहाँ ये भी गलत, दुकानदार के यहाँ ये भी गलत, जमींदार के यहाँ ये राइट आंसर है जो मैंने सही लगा दिया। अगला है, जमींदार ने युवक से छत पर किसके पौधों को लगाने के पौधों
को लगाने को कहा था। आलू के गलत है, मटर के गलत है, टमाटर के गलत है, गोभी के सही है। खेत अंदर लाने के लिए युवक ने क्या तोड़ डाला? खिड़की गलत, रोशनदान गलत, फर्श ये भी गलत, दरवाजा और दीवार तोड़ डाला था, ये बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह से आपका 6 नंबर सवाल समाप्त होता है। 7 नंबर सवाल है आपका, यशवंतराव ने मानपुर में किसका कारखाना खोला था? देखिए, यशवंतराव होलकर ने मानपुर में किसका कारखाना खोला था? पहला है चीनी का, दूसरा कपड़े का, तीसरा गोला बारूद का, चौथा सीमेंट का। पहला चीनी का, सीमेंट का, गोला बारूद का। ये राइट आंसर है। इस तरह से आपको 7 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अब आपका ग्रामर से अटैचमेंट रहेगा। ये भी 3 अध्याय का क्वेश्चन है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हिंदी बुक में भी 3 अध्याय से प्रश्न रहेगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और हिंदी ग्रामर में भी 3 अध्याय से रहेगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब जैसे प्रथम अध्याय से मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, उसको गौर से समझिएगा। च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है 8 नंबर। च वर्ग के व्यंजनों का च वर्ग। देखिए, च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है। एक तरीका आपको समझा देते हैं। च, देखिए तो आप जीव कहाँ सटता है? च, छ, ज, झ, य। अब आपका जो है ये च वर्ग में च प्रांत में उच्चारण में जीव कहाँ सटता है? ओष्ठ पर नहीं, ये गलत है। ओष्ठ पर नहीं होता है। ओष्ठ ही नहीं है। कंठ
कंठ भी नहीं है, ग, तालु, मूर्धा। च में देखिए च, छ, ज, झ, आपका जीभ कहाँ सटता है? तो जीभ जहाँ सटता है वही उच्चारण स्थान है। तो जीभ तालु पर सटता है। च, कंठ, ये दांत और कंठ के बीच, अर्थात यह तालु पर सटता है, इसीलिए यह तालु है। 8 के बाद 9 नंबर है ऑब्जेक्टिव। ट, वर्ड के, व्यंजनों का उच्चारण स्थान है। तो मूर्धा, कन, ओस। आप ट, ठ, ड, ढ, ढ़, आप उच्चारण करके देखिए। ट, च का उच्चारण कीजिए और ट का कीजिए। तो जीव देखिए तालु से ऊपर वाला भाग को स्पर्श करता है। ये बड़े प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप। ट, ठ, ड, ढ, हम उच्चारण कर रहे हैं, आप भी सोचिए, इस पर विचार कीजिए। ट, ये तालु के ऊपर वाले भाग पर स्पर्श करता है, इसीलिए यह आपका मूर्धा कहलाया। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है। ये समझने की बात है बच्चों, ये मनन करने की बात है। ये प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें उच्चारण करने की बात है और आपके साथ है। आप उच्चारण करके समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। समझे रहिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। तो अब देखिए, अब हम तो का उच्चारण करते हैं। तो वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है। अब त वर्ग को समझिए। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध। आप गौर से देखिए, त का उच्चारण स्थान में आपका जीभ किधर सटता है। आपका जीभ जिधर सटता है वो बिल्कुल राइट आंसर होता है। त में उच्चारण जब आप करते हैं तो आपका जीभ हमेशा जो है
दांत पर सटता है। त थ आपका जीभ कहाँ सट रहा है देख लीजिए। त थ द ध जीभ आपको दांत पर सटता है। जीभ को ऊपर ले जाइए तब उच्चारण कीजिए तो कंठ में जीभ को सटाइए तो उच्चारण होता ही नहीं है। तो ये जीभ का कमाल है। जीभ का डायरेक्शन समझना है कि जीभ किधर मूव कर रहा है। अगर आप जीभ के मूव करने को, जीभ को तो आप देख नहीं रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। और जिस चीज़ को आप देख नहीं रहे हैं, अनुभव एहसास करके पकड़ लेते हैं, ये तो आत्मज्ञान की का परिचय मिलता है। त थ द ध यह दंत से उच्चारण होता है, इसलिए यह दंत। अब है 11। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। हम कंठ से उच्चारित होते हैं, जैसे अ से उच्चारित होने वाले को गौर से समझिए, ये सब कंठ से होता है। क क ख क। अब गौर से देखिए, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क ख ग घ। पूरा आपका मुंह खुल जाता है, कंठ से आवाज निकलती है। बच्चों, प्रैक्टिकल करने की बात है। एक किताब में कितना पढ़िएगा, क ख ग घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क ख ग घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये पढ़ के रट रहे हैं और समझ गए क ख ग घ। गौर से देखिए, कंठ से उच्चारण होता है, इसलिए यह कंठ सही हो गया। 12 नंबर है प वर्ण। देखिए 12 नंबर प वर्ण के व्यंजनों का उच्चारण स्थान है। प प फ ब भ म। बच्चों उच्चारण करके देखो। प में आपका दोनों ओठ सटता है। फ दोनों ओठ सटता है। आप ओठ को रोक करके आप उच्चारण करके दिखाइए। जैसे त करते हैं, च करते हैं, ट्र करते हैं, तो जीभ बदल जाता है। उसी तरह से जीभ को अंदर करके आप जीभ को ओठ को स्थिर करके आप प बोलिए तो कभी नहीं बोल पाइएगा। प बोलने के लिए आपका ओठ को सटना जरूरी है। तो ओठ को जब ये सट रहा है, ओठ काम कर रहा है, इसलिए ओष्ठ हो गया राइट आंसर।
ये बच्चों उच्चारण स्थान अगर तुम पकड़ लेते हो, सब कवर कर लेते हो, तो अभी ये क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक, इंटर तक ये सवाल आपको परीक्षा में टैली करता रहता है। 7 में भी पूछता है, 8 में भी पूछता है, 9 में भी पूछता है, 10 मैट्रिकुलेशन में जाकर फाइनल परीक्षा में पूछता है। इसलिए इसको रेडी कर लेना आपका काम है। ये उच्चारण स्थान से हो गया प्रथम लेसन से। द्वितीय है वर्ण विचार। वर्ण विचार से सवाल मैं दे रहा हूँ। आज के बाद 12 के बाद 13। नंबर आएंगे। य, र, ल, व किन व्यंजनों के प्रकार हैं? पानी में एक गिलास होना है। देखो य, र, ल, व बच्चों व्यंजन के प्रकार आपने पढ़ा है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। यह जो है व्यंजन के प्रकार में आप देखने से आपको स्पष्ट पता चल जाता है। 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन जो है यह आपका जो है शब्द के 2 संयुक्त वर्णों का एक साथ जब लिखा जाता है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो 4 तरह के व्यंजन है, जिसमें य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अब है आपका 14 नंबर सवाल में कि तालाब्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह 4 ठो यो है। 4 ठो है, 4 ठो यो है, ये भी समझ लीजिए, इसको भी पहचान लीजिए। चिन्ह ले लेके आइएगा, पहचानने रहिएगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं, चिन्ह पर्ची करा देते हैं। अब तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह ये भी 4 है। और ये आप जानते ही हैं कि ये गरम मसाला है, शब्द में इसके बिना कहीं कुछ नहीं है। कोई भी वर्ड में आइए तो देखिएगा ये चारों में से एक जरूर रहेंगे जनरली। तो यह जो है यह किन व्यंजनों के प्रकार हैं। अब बच्चों इसको मानविक रूप से स्पष्ट समझना चाहिए कि इन व्यंजनों के
प्रकार है। क स्पर्श व्यंजन हाँ आगे क स्पर्श व्यंजन दूसरा ऊष्म व्यंजन ग अंतस्थ व्यंजन घ ये जो है तलाबे सा मूर्धन्य सा दंत सा ह उच्चारण करके देखिए तो आपको क्या पता चलता है। तलाबे जैसे स श श ह, इसमें मुंह से एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है। जैसे अगर हम कहें कि सशक सस्कह माने खरहा, विशेष मुंह से धुआं, एक धुआं कहते हैं, एक ध्वनि निकलती है, एक ऊष्मा और एक आवाज़ निकलती है, एक हवा की तरह। जैसे विशेष, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये राइट आंसर आपका है। और 15 लास्ट नंबर सवाल है ऑब्जेक्टिव का बच्चों। एक ये है, ये तीसरा अध्याय से मैं अटैच कर देता हूँ। ये संधि है, तो संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि का भेद पड़े हैं। जैसे मान लेते हैं मनः जोड़ रंजन है या नमस्ते है, 2 वर्ड है जो आपके किताब से लिया गया है पेज नंबर 24 और 25 से। जैसे एक लेते हैं नमस्ते और दूसरा मनोरंजन। नमस्ते और मनोरंजन। किस प्रकार के संधि हैं? देखिए, मनोरंजन का आप संधि विच्छेद कीजिए और नमस्ते का आप संधि विच्छेद कीजिए तो आपको स्पर्श पता चल जाएगा कि कौन संधि है। यह कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली हम करके दिखा देते हैं। पहले ऑप्शन दे देते हैं। क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि, घ अयादि संधि। अब देखिए नमस्ते, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद करके देख लीजिए, अपने बुझ जाइएगा। नमः जोड़ते मनोरंजन है, मनः जोड़ रंजन। देखिए इसमें कुछ विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग है। जिस संधि विच्छेद करने के क्रम में अगर विसर्ग का उच्चारण उसमें विसर्ग का स्थान आ जाता है तो ऑलरेडी समझिए आँख मूंद के विसर्ग संधि है यह। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब ये विसर्ग है
तो ऐसे अगर आप पकड़ रहे हैं उच्चारण के आधार पर, तो मन है म और न, यह व्यंजन है, और ये र, ये भी व्यंजन है। तो जब दो व्यंजन संधि को आपस में मिलाया जाता है तो व्यंजन संधि निर्माण होता है। तो व्यंजन न समझ जाइएगा इसको। इसमें ये देखिए कि दो ठो महाशय बैठे हुए हैं, ये विसर्ग है, ये जहाँ बैठ जाते हैं अपन पहचान बना लेते हैं, इसलिए यह विसर्ग संधि का उदाहरण है बच्चों। इसमें कंफ्यूज नहीं करना। तुम्हारे सवाल, किताब का सवाल है 24 नंबर पेज और 25 नंबर पेज, दोनों को मिलाकर एक कर दिए हैं हम, और ये संधि सवाल बना दिए हैं। धन्यवाद बच्चों। अब आपका जिम्मेवारी है अच्छी तरह से इसको तैयारी करना और परीक्षा के लिए तैयार होना। इस 15 को अगर कवर कर लेते हो तो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी मैं बता दूंगा। धन्यवाद बच्चों।